करें आज के वीडियो पे, तो आज हम लोग जैक बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर बनाया गया था, तो उस मॉडल पेपर के हम लोग पहला जो सेट है एसएसटी का, यानी कि आप विषय देख सकते हो सामाजिक विज्ञान का जो पहला सेट है, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो कुछ पहले निर्देशों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वह निर्देश क्या है, पहला कि इसमें जो कुल जो टोटल जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 40 रहेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। और जो सभी क्वेश्चन हैं उनका उत्तर देना अनिवार्य है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, और जितने भी प्रश्न है उसमें आपको 4 जो विकल्प है यानी कि ABCD दिए जाएंगे, और उसमें से आपको क्या करना है, सही विकल्प का चयन भी आपको करना है। और साथ में दिया गया कि गलत उत्तर के लिए आपको क्या होगा, कोई अंक नहीं दिया जाएगा, बल्कि और ना ही आपको उसका अंक जो है काटा जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें क्वेश्चंस पे, तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। वो क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति, क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, और इसका 4 जो ऑप्शन आप देख सकते हो वो दिया हुआ है। तो मैं सीधा आंसर पे बात करता हूं। तो फ्रांस की क्रांति जो है, अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 1789 जो ईस्वी है उसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फिर मैं अगला बात करता हूं। तो अगला जो दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, सामाजिक उपबंध। क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक उपबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका जो सही आंसर है मेरे रसगुल्लो वो क्या है, आप देख सकते हो, मैं आंसर पे टिक मार रहा हूं, वो है ऑप्शन नंबर क, यानी कि रूसो। फिर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की। क्वेश्चन क्या है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की, और इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मैंजिनी। क्या नाम है, मैंजिनी। इसको मैथ्सिनी भी बहुत जगह बोला जाता है, तो यहाँ पे मैंजिनी जो लिखा हुआ है वही आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन पे बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। क्वेश्चन क्या है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, और इसका जो सही आंसर है मेरा रसगुल्लो वो क्या है, ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 1861 में क्या हुआ था, इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। फिर हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल से हुई। तो अगर मैं बात करूं शुल्क संघ जोल्वेराइन की, तो इसकी जो स्थापना है वो प्रसा के पहल पे, किसके पहल पे, प्रसा के पहल पे हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो अगर मैं इसके सही आंसर का बात करूं तो आंसर क्या है, 13 अप्रैल 1919। हाँ दोस्तों, 13 अप्रैल 1919, यानी कि क नंबर का जो ऑप्शन ये सही है। फिर मैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे बात करता हूं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की, और आप देख सकते हो इसके 4 जो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप देख सकते हो वो क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्या है, महात्मा गांधी, तीसरा क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और चौथा क्या है, बाल गंगाधर तिलक। तो मैं अगर बात करूं हिंद स्वराज नामक पुस्तक का, तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक को महात्मा गांधी ने, किसने, महात्मा गांधी ने लिखा था। तो इसका जो ख नंबर जो है वो सही हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। तो जो हमारा 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है हम इस पे बात करते हैं। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो आपके स्क्रीन पे है, और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। क्वेश्चन क्या है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ग, क्या रहेगा, ऑप्शन ग, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ये किसने बोला, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। फिर जो 9वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, ब्रिटिश सरकार ने केसरे ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन में दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। तो अगर मैं 9वें नंबर क्वेश्चन का बात करूं जिसमें दिया गया कि केसरे हिंद की उपाधि किसे दिया गया, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ, यानी कि महात्मा गांधी हो जाएगा। तो महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीमांत गांधी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी का अगर मैं सही आंसर का बात करूं तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। क्या हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। अब हम लोग 11वें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भूगोल से यहाँ से जो इकाई है वो शुरू हो जाती है। तो भूगोल का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भाग पे बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर। तो अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या रह जाएगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इसका जो क नंबर जो है मेरा रसगुल्लो वो सही है। अब हम लोग बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन का।
तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर का, तो वो क्या है, ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या मुख्य कारण है, तो आप क्या बोलोगे, अधिक सिंचाई। अब हम लोग बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन का। तो 13वें नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी सम्मेलन, इसी को रियो डी जेनेरेटो के भी नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो किस वर्ष किया गया। तो अगर हम इसका सही आंसर का बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन का, तो ये जो है 1992 में, कब, 1992 में आयोजित किया गया था पहली बार ब्राजील शहर में। अब हम लोग बात करते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन का, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में काली मिट्टी यानी कि काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी है वो मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो राजस्थान में जो है वो काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। तो 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति, क्वेश्चन को गौर से सुनिएगा, कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का, तो इसको ऑप्शन नंबर जो क है वो क्या है, कृषि प्रसार। ऑप्शन ख क्या है, बृहद स्तरीय विकास परियोजना। ऑप्शन ग क्या है, पशु और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। और ऑप्शन ख क्या है, उद्योगीकरण और शहरीकरण। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ह्रास का कारण नहीं है पूछा गया है। तो अगर मैं 15 नंबर क्वेश्चन का बात करूं, तो 15 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। तो आप पशु को चराओगे या जंगल से ईंधनी लकड़ी लाओगे तो उससे किसी भी तरह का वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास नहीं होता है। अब हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। क्वेश्चन क्या है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो अगर मैं बात करूं बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट, क्या टाइगर प्रोजेक्ट, तो दोनों एक ही है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें बाघ परियोजना, तो ये 1973 में, कब, 1973 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू हुआ, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर घ, 1973 में जो इसकी शुरुआत की गई। अब हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। तो आप देख सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो अगर मैं इसकी ऑप्शंस का बात करूं, तो ऑप्शंस क में दिया है संकटग्रस्त जातियां, ऑप्शन बी दिया है दुर्लभ जातियां, ऑप्शन ग दिया है लुप्त जातियां, और घ दिया इनमें से सभी। तो मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये जो सभी जातियां हैं क, ख और ग, ये सभी जो जातियों को इन्होंने रखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर घ जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा जो विभाजन में जो श्रेणी रखा गया वो तीनों को रखा गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर घ जो होगा वो सही हो जाएगा। अब ये 18वें नंबर क्वेश्चन का बात करूं, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र, गौर कीजिएगा, श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सिंचाई के लिए हौज खास का निर्माण किया था। तो अगर मैं इसके ऑप्शंस का बात करूं, तो क्या है चंद्रगुप्त, ऑप्शन ख क्या है इल्तुतमिश, ऑप्शन ग है अशोक, और ऑप्शन घ है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है इल्तुतमिश। तो 14वीं शताब्दी में दिल्ली में इल्तुतमिश ने क्या किया था, श्री फोर्ट के क्षेत्र में जल की जो सप्लाई है उसके लिए हौज का निर्माण किया गया था। तो इसका जो 18 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। अब हम लोग बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन का। तो ये जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैं रसगुल्ला आप लोग पढ़ सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देश्य परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं देता है। तो जो बहुउद्देश्य परियोजना का तर्क नहीं है उसके बारे में आपको बोल रहा है। तो ऑप्शन को क्या है कि बहुउद्देश्य परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाता है जहां जल की कमी होती है। तो ये तो सही है भाई, बहुउद्देश्य परियोजना जल बहाव को नियंत्रण करके बाढ़ पर काबू करता है। तो ये बाढ़ पे काबू तो नहीं करता है, जल में तो नियंत्रण करता है लेकिन बाढ़ में काबू नहीं कर सकता है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन ख जो है वो सही है। लेकिन आगे भी पढ़ लिया जाए कि बहुउद्देश्य परियोजना में बृहत्तम स्तर व विस्थापन होता है और आजीविका जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो है ये एक
ऑप्शन जो है ये आपका सही है। बहुउद्देश्य परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करता है, ये भी सही है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये जो ऑप्शन नंबर घ जो है, ऑप्शन नंबर जो घ है एक तरह से ये जो है ये एक तरह से गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा 19 नंबर का वो क्या हो जाएगा, घ। फिर हम लोग बात करते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन का। तो 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोग देख सकते हो। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध, क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये इसका ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन क में है गंगा, ऑप्शन ख यमुना, ऑप्शन ग नर्मदा और ऑप्शन घ क्या है, गोदावरी। तो अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और अगर मैं राज्य का बात करूं तो राज्य क्या है, गुजरात। क्या है, गुजरात। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 21वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर क। ऑप्शन नंबर ख औसत साक्षरता दर, ऑप्शन ग लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और ऑप्शन घ क्या है, उपरोक्त सभी। तो किसी भी देश की अगर हम लोग बात करेंगे कि वो विकास का आधार क्या है, तो ये तीनों जो है ऑप्शन क, ऑप्शन ख और ऑप्शन ग जो है सही होता है। यानी कि हम लोग बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ये जो तीनों जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन का। तो अगर मैं इसका सीधा आंसर दूं तो क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। कितना है, 5,000 रुपया है। अगर तीन परिवारों की आय क्रमशः दिया हुआ है कि 40,000 रुपया, 4,000 रुपया, 7,000 रुपया और इतना रुपया दिया हुआ है, तो चौथे परिवार की आय का पता लगाना है। अगर मैं केवल इसका सही आंसर का बात करूं तो वो क्या है, 6,000। लेकिन मैं आपको क्या करूंगा कि इसका जो आंसर है मैं आपको बोर्ड में बता दूंगा। ठीक है, कैसे इसका आंसर जो है वो 6,000 आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 6,000। चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि किसी देश का 4 परिवार दिया हुआ है जिसका प्रति व्यक्ति आय कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया दिया हुआ है। और जो बाकी जो 3 सदस्य, परिवार के जो 3 सदस्य है उनका प्रति व्यक्ति आय जो है दिया हुआ है। और बोला है कि चौथा जो व्यक्ति है उसका क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करना है। तो हमको क्या पता है, प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग बात करते हैं। तो आपको पता है कि प्रति व्यक्ति जो आय होता है वो क्या होता है, कुल आय। क्या होता है, कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। क्या होता है, देश की कुल जनसंख्या, यानी बोल सकते हैं हम लोग कुल जनसंख्या। क्या होता है, कुल जनसंख्या। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है, अगर प्रति व्यक्ति आय दिया हुआ है तो कुल आय तो आराम से निकल जाएगा। तो उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है कि आपको प्रति व्यक्ति आय की जगह ये 5,000 लिख देनी है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है। आपको पता है कि कुल आय हमको नहीं पता है, तो कुल आय खाली जगह होगा। और ये जो जनसंख्या वो कितना है, मेरा 4 है। तो अगर मुझे कुल आय ज्ञात करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे गुना करना पड़ेगा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो कुल आय है मेरी, क्या है, कुल आय जो है मेरी वो कितनी हो जाएगी, 5,000 गुना क्या हो जाएगा, 4। यानी कि मैं बोल सकता हूं टोटल 20,000। कितना, तो 20,000। यानी कि उस परिवार का जो 4 सदस्य है उनका जो प्रति व्यक्ति आय है वो 20,000 हो जाएगा। तो ये 3 व्यक्ति का दिया हुआ है। तो अगर मैं इन तीनों व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय का बात करूं तो वो कितना है, पहला का है 4,000, दूसरा का कितना है 7,000, तीसरा का कितना है 3,000। तो कुल मिला के आप देखोगे तो टोटल जो इनकी प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है, कितना टोटल 14,000। कितना है, 14,000 इनकी प्रति व्यक्ति आय है। लेकिन कुल आय कितनी है, 20,000। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस आप देख सकते हो कितना है, 6,000। तो यानी कि चौथा व्यक्ति का जो आय होगा वो कितना हो जाएगा, 6,000। और मैंने आंसर पे भी मैंने कितना मारा है, 6,000। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6,000। बात क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे किस पे, पीडीएफ पे। अब देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। तो 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना में किस आधार पे करती है। तो ये जो रिपोर्ट होता है वो तीनों पे, यानी कि हम लोग स्वास्थ्य पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, प्रति व्यक्ति आय, तो इन तीनों पे, किस पे, तीनों पे ही जो है कोई देश विकास रिपोर्ट जो है तैयार करती है। तो 23 नंबर है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, यानी कि तीनों। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हो 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दिया है कि 1 वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से अगर 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। तो ऐसे बच्चे जिनका आयु 1 वर्ष से कम होता है, इन सभी बच्चों की जो मृत्यु दर होती है वो शिशु मृत्यु दर, क्या, शिशु मृत्यु दर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो क होगा इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे।
तो अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि वन उत्पादक यानी कि वन से उत्पादन संग्रह किस क्षेत्र के गतिविधि में आता है। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको जब क्षेत्रक पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि द्वितीयक क्षेत्रक जो होता है यह प्राथमिक क्षेत्रक का विनिर्माण करने का काम करता है। जो प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है यह सेवाओं का प्राकृतिक से उत्पादित करने का काम करता है, और जो तृतीयक क्षेत्रक जो होता है हमारा, इसका काम क्या होता है, सेवा क्षेत्रक होता है, चतुर्थ क्षेत्रक होता ही नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं सही आंसर का, तो ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक। क्या होगा, प्राथमिक क्षेत्रक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन का। तो 26वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या है कि दिया हुआ है कि वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, क्या होता है, सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, और जिन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है। और ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 1 में दिया हुआ है संगठित क्षेत्र, ऑप्शन 2 असंगठित क्षेत्र, और ऑप्शन गो संगठित और असंगठित क्षेत्र, और ऑप्शन गो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन को, कौन सा क्षेत्र, तो संगठित क्षेत्र जो है इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है कि रमेश, सुरेश और नरेश, रमेश, सुरेश और नरेश और राकेश 4 भाई है। तो रमेश क्या करता है, गौर कीजिएगा, ये खेतों में काम करता है। क्या करता है, रमेश क्या करता है, खेतों में काम करता है। तो रमेश जो काम करता है यह प्राथमिक क्षेत्रक का काम करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूर का काम करता है, तो ये द्वितीयक क्षेत्रक का क्या होता है, काम करता है। फिर क्या बोल रहा है कि नरेश एक शिक्षक है और राकेश क्या करता है, एक फैक्ट्री का ड्राइवर है। तो शिक्षा और ड्राइवर का जो काम होता है परिवहन, ये सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन क्या दिया कि इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने अभी क्या बोला कि जो रमेश है ये खेत में काम करता है, तो ये प्राथमिक क्षेत्रक का व्यक्ति हो गया, और उसका भाई जो फैक्ट्री में काम करता है ये द्वितीय क्षेत्रक का व्यक्ति हो गया। तो बचा कौन, नरेश, और क्या बचा, राकेश। ये एक ड्राइवर है, राकेश और नरेश के एक शिक्षक। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि नरेश और जो राकेश, यानी कि ऑप्शन नंबर जो गो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो नरेश और राकेश जो है वो सेवा क्षेत्रक यानी कि तृतीयक क्षेत्रक में जो है काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 28वें नंबर ऑप्शन का, क्वेश्चन का। तो 28वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। रोहन क्या है, जिसके पास किसी तरह का कोई टेक्निकल वर्क का कोई वैल्यू मतलब उसका सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वो रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा, याद रखिएगा किसके तहत, मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। तो रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगा। तो आपको पता है कि ये जो मैं बोल सकता हूं जो मनरेगा है, ये टोटल 2005 में मैं बोल सकता हूं इसका गठन किया गया था। तो इसका काम क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या था, प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में 100 दिनों का, कितना, 100 दिनों का क्या दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। चाहे वो क्या हो, चाहे वो मैं बोल सकता हूं कि वो कुशल बेरोजगार हो या उसके पास कुशलता हो या ना हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि 100 दिनों का जो है इसको रोजगार की गारंटी मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं अगला। तो 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। देखिएगा, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना में बोल सकता हूं 20 क्विंटल का गेहूं का उत्पादन होता है, या 20 क्विंटल का गेहूं का उत्पादन कर लेता है। तो जो लक्ष्मण का जो चचेरा भाई है उसका नाम है करण, ने क्या क्या 1 वर्ष तक लक्ष्मण के परिवार और अपने परिवार के साथ में मिलकर क्या क्या कार्य किया, परंतु जो करण है उसका जो कुल उत्पादन है उसमें किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं हुआ। तो ये किस प्रकार का मैं बोल सकता हूं कि किस श्रेणी का ये मैं बोल सकता हूं कि ये काम है या बेरोजगारी है। तो ये जो होता है पहला होता है मौसमी बेरोजगारी। तो आपको पता है मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत जो बेरोजगारी आता है कि साल के कुछ महीने ही क्या होते हैं, रोजगार मिल पाते हैं। यानी कि ये जो ख नंबर है ये गलत हो जाएगा, क नंबर इसका सही ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ख का, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आपको पता है कि इसमें जितना जरूरत के लोग होते हैं, जैसे कि एक फैक्ट्री में मान लो कि 5 लोगों से उत्पादन हो सकता था, लेकिन मालिक ने क्या किया और 2 लोगों को ले आया, कुल मिला के 7 लोगों को उत्पादन पे रख रहा है।
अब उसमें से दो लोगों को अगर उत्पादन से भगा भी दिया जाए कि वो लोग उत्पादन नहीं करेंगे, उनको काम नहीं देंगे, तो भी उत्पादन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ख, प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्योंकि ये जो करण होता है वो खुद तो काम करता है, साथ में लक्ष्मण के परिवार को भी लाता है, लेकिन उनका जो उत्पादन होता है वो किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं होता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि उत्पादन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो एक तरह से क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। तो हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर के क्वेश्चन का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद, गौर कीजिएगा, अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है, और इसका ऑप्शन क्या है, पहला क्या है, बेरोजगारी से बचने के लिए, ऑप्शन ख क्या है, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, और ऑप्शन ख क्या है, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, और ऑप्शन घ क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, क्या होगा, दोहरी गणना से बचने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर घ जो है इसका सही आंसर होगा। हम लोग बात करते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन का। तो 31वां नंबर जो क्वेश्चन में रसगुल्लो वो क्या है, और क्वेश्चन दिया गया है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। तो क नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। तो ये भाई सही है, सत्ता की साझेदारी जिस भी क्षेत्र में होता है वहां पे लाभकर ही होता है, उसके लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी क्षेत्र में सत्ता की साझेदारी होगी तो उसमें जो सामाजिक समूह होंगे उनके जो टकराव जो होगा उसका जो अंदेशा होता है कम हो जाता है। तो ये भी जो है सही है। अगला जो ऑप्शन वो क्या है कि यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है। तो ये जो है एक प्रकार से गलत लग रहा है। तो अगला भी जो ऑप्शन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती, ये भी सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ग है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। और वो ऑप्शन क्या है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाता है। तो 31 नंबर का जो ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा वो क्या होगा, ग। तो हम लोग बात करते हैं 32वें नंबर क्वेश्चन का। तो 32वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। क्या है, बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। तो आपको पता है कि बेल्जियम जो है वो 3 भाग में बटा था, एक तो फ्रेंच, डच और जर्मन। तो ये जो ऑप्शन नंबर ख बचा, स्पेनिश, कौन सा, स्पेनिश, ये जो है एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा वो 32 का सही हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। तो अगर मैं 33 नंबर का मैं अगर सही आंसर का बात करूं तो ये आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ, यानी कि सिंगली। तो आपको पता है कि श्रीलंका जब स्वतंत्र राष्ट्र बना तो उसने सिंगली को जो है वो राजभाषा के रूप में घोषित किया। हम लोग बात करते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन का। तो 34वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका जो है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस का, तो ऑप्शन क्या है 1945, ऑप्शन बी क्या है 1946, ऑप्शन नंबर घ 1947 और ऑप्शन नंबर जो घ है वो क्या है 1948। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 1948। तो श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र 1948 ईस्वी में बना था। अब हम लोग बात करते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन का। तो 35वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन, क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है। गौर कीजिएगा, विशेषता नहीं है। तो अब हम लोग इस पे बात करते हैं। तो अगर 35वां नंबर क्वेश्चन के मैं अगर ऑप्शंस का बात करूं तो ऑप्शन क्या है कि यहाँ 2 या 2 से अधिक वाली सरकारें होती हैं। तो ये तो सही हो गया भाई। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर दूसरे का, यानी ख नंबर का। तो यहाँ पे अलग अलग स्तर की सरकारें ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। तो ये भी तो बात सही है, ये भी सही हो गया कि यहाँ पे होता ही है, एक निम्न स्तर की सरकार, एक उच्च स्तर की सरकारें। अब ऑप्शन नंबर ग क्या है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। तो ये गलत है, सभी का जो है अधिकार क्षेत्र वर्णित है कि राज्य सरकार कहाँ पे काम करेगा, केंद्र सरकार कहाँ पे करेगा, या जो केंद्र और राज्य सरकार कहाँ पे काम करेगा। तो ये जो है गलत है। लेकिन अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार में व्याख्या करने का अधिकार है। तो ये भी जो है सही है। तो ये जो इसका अगर मैं 35 नंबर का बात करूं तो इसका ऑप्शन नंबर ग वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है।
अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन 36वां नंबर क्वेश्चन का। तो 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में कौन भाषा की अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया, किसे अनुसूची भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसा मैं बात करूं तो भारत में कोई जो लैंग्वेज है राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है, याद रखिएगा मेरे रसगुल्लो। तो मैं अगर इस क्वेश्चन के आंसर का बात करूं तो ऑप्शंस क्या है इसके, अरबी, मैथिली, संथाली और असमी। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरबी। तो अरबी भाषा को अनुसूचित भाषा के अंतर्गत क्या किया गया, शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर को जो होगा 36 का वो सही हो जाएगा। अब हम लोग 37वें नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है मिला हुआ सही नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या देगा, राज्य सरकार। तो राज्य सूची आपको पता है, राज्य सरकार जो होता है राज्य सूची पे कानून बनाता है, यानी कि सही हो गया। हमारा नहीं वाला पूछा है तो उस पर ऑप्शन टिक मारना होगा। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ख क्या दिया हुआ है कि जो केंद्र सरकार होती है वो संघ सूची पे कानून बनाता है, ये भी तो सही हो गया भाई। चलिए, तो ऑप्शन क और ख तो सही हो गया। आप गौ को चेक करते हैं तो गौ क्या दिया है, केंद्र और राज्य सरकार क्या करती है, समवर्ती सूची पे क्या बनाती है, वो कानून बनाती है। तो ये भी तो बात सही हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर घ। और ये जो ऑप्शन नंबर घ ये गलत है। और ये ऑप्शन नंबर घ में क्या लिखा हुआ है कि स्थानीय सरकार क्या होता है, अवशिष्ट अधिकार होता है। तो गलत, ये गलत है। इनके पास किसी तरह की कोई शक्तियां जो होती नहीं होती हैं। तो ऑप्शन घ जो होगा सही हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन का। तो 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है। क्वेश्चन को गौर कीजिएगा कि भारत में कौन विकेंद्रीकरण के लिए सत्य है। तो यहाँ का जो दो ऑप्शन है मेरे रसगुल्लो उसमें मिसप्रिंट है, ये मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा। तो ये क्या है समझिएगा मेरा बात कि इसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वो देख लेना। तो वो क्या है कि देखिएगा सुनिएगा कि इसका जो सत्य है पूछा है, लेकिन गौर कीजिएगा इसके ऑप्शंस को कि अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि उसके अनुसार क्या है कि ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है हुआ है। ठीक है, बुक में देख सकते हो पहला चीज। तो ये तो गलत हो गया, पहला नंबर तो गलत हो गया, लेकिन हमको सत्य पकड़ना है। दूसरा क्या बोल रहा है कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की जो दिशा में एक बड़ा जो कदम है 1992 में उठाया गया है, तो ये भी एक सही है, उठाया गया ही है। अब गौर कीजिएगा, अब दिया गौर नंबर कि कम से कम 1/4 महिलाओं के पद को आरक्षित किया गया है। तो गौर कीजिएगा यहाँ पे 1/4 नहीं था, वहां पे था 1/3। कितना, 1/3, यानी कि 1/3 को आरक्षित किया गया है। तो ये भी जो है गलत है। अभी चौथा नंबर अभी ऑप्शन बाकी है, उसको पढ़ लेते हैं। तो पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्र चुनाव आयोग नामक जो संगठन होता है उसका गठन किया जाता है। तो ये भी जो है सही है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन दिए रहेंगे और क्वेश्चन अगर सेम रहेगा तो आपको ऑप्शन ख भी मारना है और ऑप्शन घ भी मारना है। तो ये जो क्वेश्चन है एक तरह से डाउट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये जो क्वेश्चन है वो जैक बोर्ड के द्वारा गलत दिया गया है। तो आप ऐसा क्यों मैंने बोला उसका भी मैं आपको क्या करूंगा, जो एक स्क्रीनशॉट है मैं दे दूंगा। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ख और ऑप्शन नंबर घ, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो 39वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही नहीं है, सीधा बोल रहा है। तो गौर कीजिएगा, तो जो क नंबर का जो है उसका सुमेलन किया गया इधर। तो क नंबर क्या है, वर्ग विशेष के हित समूह। तो वर्ग विशेष, इसे समझ में आ रहा है कि किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने का संगठन। भाई ये सही है, ये सही तरीके से मिलान क्या है। राजनीतिक दल क्या होता है, तो एक ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को क्या कहता है, लंबबंद करता है। तो ये भी सही है। अब अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठनिक संरचना भी हो सकता है या नहीं भी, ये भी बात सही है, आंदोलन भी इसी को बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर घ जो है दबाव समूह, ये जो मिलाया हो गलत है। कारण समझेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि दबाव समूह जो होते हैं वो राजनीति में सीधा भाग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दबाव समूह होता है वो राजनीतिक में सीधा भाग नहीं लेते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, राजनीतिक में भाग लेते हैं। तो 39 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर घ। हम लोग बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। तो अंतिम क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इसका, तो सुनिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन था, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, खाद्य विक्रेता संघ, तो ये दबाव समूह है, दबाव समूह के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
ऑप्शन नंबर गो तृणमूल कांग्रेस, तो ये भी एक राजनीतिक दल है, ये भी सही है। तो बचा कौन सा? श्रीलंका। तो श्रीलंका क्या है? एक संघात्मक शासन प्रणाली वाली व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो घ हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो जितने जो 40 के 40 जो आंसर थे मैंने आपको दे दिया, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो आपको क्या करना है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है, मैं अगले वीडियो पे इसको समाधान कर दूंगा। और दूसरी बात कि अगर कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो क्या करना है, प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देना है, ताकि जो अगला जो मॉडल सेट पेपर आएगा आप उसका सही से क्या कर पाओ, आंसर खोज पाओ और अपने लिए एक अच्छा सा, मैं बोल सकता हूं एक अच्छा सा, एक सुंदर सा रास्ता जो है तैयार कर पाओ। दोस्तों मिलते हैं अगले